2 जुलाई तक उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन 3 जुलाई की सुबह होते होते कानपुर वाले विकास दुबे को देश का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। कानपुर के दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे की प्रामाणिक कहानी क्या है? कैसे एक इलाकाई माफिया देश भर में पहचाना जाने लगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा छोटे पर्दे की पहली टेली सीरीज में। यह सत्य घटनाओं पर आधारित एक अनकट स्टोरी है, जिसमें कानपुर वाले विकास दुबे की प्रामाणिक कहानी पेश की गई है। तो देखिए इस साहसिक टेली सीरीज का पहला एपिसोड, शूट आउट, मेकिंग ऑफ दुबे। 19 साल पहले अक्टूबर 2001 अंधाधुंध फायरिंग से कानपुर का शिवली थाना थर्रा उठा। गोलियों की गूंज जब थमी तो पूरा सूबा दहल उठा। थाने में घुसकर 27 साल के बदमाश ने दर्जा प्राप्त मिनिस्टर का मर्डर किया था। फिर भी शिवली थाने में गैंगस्टर के खिलाफ कोई गवाह तक नहीं मिला। पिकरू गांव का पंडित यहीं से गैंगस्टर विकास दुबे बन गया। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आज आतंक का अंत, एक विकास दुबे युग का अंत हो गया और आज नया सावन दिख रहा है। 19 बरसों में गुनाहों की दुनिया से सियासत की गलियों तक उसका रसूख बढ़ता गया, लेकिन एक रात के खौफनाक किस्से ने उसकी दुनिया का शटर डाउन कर दिया। उस रात के बाद आई एक और सस्पेंस और थ्रिलर वाली रात। दर बदर भागते फिरने से क्या होता है? वही होता है जो मुकद्दर में लिखा होता है। शायद मुकद्दर का यह मतलब विकास दुबे को नामालूम था। 9 जुलाई शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ की कारों का काफिला उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुआ। यूपी एसटीएफ की कस्टडी में गैंगस्टर विकास दुबे उस शहर की तरफ बढ़ने लगा जहां उसका जुर्म लोक था, जहां उसका अंजाम तय था। उज्जैन से कानपुर के 680 किलोमीटर के सफर पर पूरे देश की निगाहें थीं। काफिले के पीछे पीछे मीडिया की गाड़ियां लगी थीं। हर पल को कैमरे में कैद किया जा रहा था। यह सिलसिला गुरुवार रात 9:30 बजे मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी जारी था। रात 11:15 बजे मध्य प्रदेश के गुना में भी। रात करीब 2:15 बजे गैंगस्टर विकास दुबे का काफिला उत्तर प्रदेश के झांसी टोल नाके से गुजरा। तस्वीरों में विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा हुआ हंसता हुआ दिखाई दिया। इसके आगे रात 3:30 बजे विकास दुबे का काफिला जालौन पहुंचा। ये विकास की आखिरी जिंदा तस्वीर है। जालौन के औरई से कानपुर की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर थी। सफर करीब 3 घंटे का था। लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी कानपुर से 30 किलोमीटर पहले सुबह करीब 6:30 बजे हाईवे के किनारे पलट गई। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास दुबे से संबंधित, विकास दुबे के काफिले की गाड़ी पलटी। गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी कुछ यूं पलटी कि जमाने में फसाना बन गया। अब तक सवाल महाकाल के शरण में विकास के सरेंडर या गिरफ्तारी पर थे, सियासी संरक्षण पर थे। लेकिन 21 घंटे बाद कानपुर के भौती गांव में विकास दुबे एनकाउंटर देश भर में बहस का मुद्दा बन गया। सामने यूपी पुलिस आई और एनकाउंटर की वजह बताई। देखिए, ये मुठभेड़ में अपराधी विकास दुबे मारा गया है। पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी के मुताबिक हाईवे से 150 मीटर दूर इन खेतों में गैंगस्टर विकास दुबे ने एसटीएफ पर गोलियां बरसाईं। एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन माफिया नहीं माना।
एसटीएफ ने गोलियां चलाईं। 3 गोली विकास दुबे के सीने और 1 गोली हाथ में लगी। विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। 3 जुलाई से शुरू कानपुर वाले गैंगस्टर का सस्पेंस थ्रिलर भौती एनकाउंटर के साथ खत्म हो गया। लेकिन इन सवालों के साथ कि आखिर वो जुर्म की कैसी सल्तनत थी जो विकास दुबे ने कानपुर के बिकरू गांव की गलियों में खड़ी की। रास्ते में जो आए उसे हटा दो, यही विकास दुबे के जुर्म का तरीका था। अपनी इसी फितरत की बदौलत 47 साल के विकास दुबे ने 20 बरस के दौरान अनगिनत वारदातों को अंजाम दिया। खादी और खाकी दोनों में उसकी गहरी पैठ थी। इसी पैठ ने उसके हौसले को बुलंद कर दिया। 2 जुलाई की रात भी यही हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे को चैलेंज करने 3 थानों की पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच गई। विकास दुबे और उसके गैंग ने बंदूक की नलियां खोल दी। देखिए हमारा दूसरा एपिसोड, बिकरू कांड, लास्ट मिस्टेक। 3 जुलाई रात 12:30 बजे इन्हीं रास्तों से 3 थानों के 30 पुलिसकर्मी उस मकान की तरफ बढ़ रहे थे जो गैंगस्टर विकास दुबे का पता था। ये कानपुर का बिकरू गांव था। ये माफिया विकास दुबे का पाताल लोक था। विकास दुबे के मकान से करीब 200 मीटर पहले पुलिस टीम ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी, लाइट्स बुझा दी और विकास दुबे के घर की तरफ पैदल बढ़ने लगे। पुलिस टीम इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि गैंगस्टर विकास दुबे को दबिश की खबर थी। वो पूरी तरह तैयार था। जैसे ही पुलिस टीम गैंगस्टर विकास दुबे के घर के करीब पहुंची, एक जेसीबी मशीन ने रास्ता रोक लिया। इस वक्त हम यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात विकास दुबे के गांव बिकरू के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस जघन्य हत्याकांड के बाद और जब से मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया है उसके बाद गांव पूरे तरीके से सुनसान हो चुका है। जेसीबी को लांघकर पुलिस टीम आगे बढ़ी। जैसे ही पुलिस वाले गैंगस्टर के दरवाजे पर पहुंचे, तभी इन मकानों की छतों से कयामत टूट पड़ी। जेसीबी जो लगी थी वो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये बरगद का पेड़, इस बरगद के पेड़ के ठीक सामने उसने जेसीबी लगा दिया था और उसको बिल्कुल खोल दिया था, ओपन कर दिया था ताकि रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया था। जो भी हमारे पुलिसकर्मी थे, उप निरीक्षक थे, सीओ साहब थे और थाना प्रभारी थे, वो जैसे ही अंदर आए हैं, एक टुकड़ी उनकी अंदर आई है, तब तक ये सामने वाले घर से और ये जो कि आप देख रहे हैं ये विकास दुबे का घर है, ये उसने बंकर बना रखा था सबसे हाई लेवल पे, ठीक ना। यहाँ से और इस जगह से और ये सामने वाला जो कि उसका ड्राइवर का घर है और इस ड्राइवर के घर से इसने फायरिंग उनके ऊपर तड़ातड़ गोलियां चलना चालू हो गई। गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस टीम पर टूट पड़ा। गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस टीम पर बारूद बरसाने लगा। विकास और उसके गुर्गे छतों पर थे। वो राइफल और सेमी ऑटोमेटिक गन से गोलियां बरसा रहे थे। नीचे घुप अंधेरा था, पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस गोलीबारी में सीओ देवेंद्र मिश्रा एक आड़ में छिप गए, लेकिन जान बचाना मुश्किल था। फिर सीओ देवेंद्र मिश्रा एक दीवार लांघकर मकान की छत पर आ गए। जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे वो किसी तरीके से, ये आप जो रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से आए और ये जो दीवार आप देख रहे हैं इस दीवार को फांद कर अपनी जान बचाने के लिए ठीक घर के अंदर घुसे। ये जो घर आप देख रहे हैं विकास दुबे के मामा का घर है।
सीओ देवेंद्र मिश्रा को ये नहीं पता था। वो शरण लेने उसी घर के अंदर गए, लेकिन बदमाशों ने उन्हें वहां घेरा और वहां पर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। अपनी छत पर विकास के मामा ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को न सिर्फ गोलियों से छलनी किया, बल्कि हाथ पैर तक काट डाले। ये नफरत की इंतहा थी, जिसका शिकार 20 साल पहले राज्य मंत्री संतोष शुक्ला भी हुए थे। ठीक उसी नफरत का अंजाम सीओ देवेंद्र मिश्रा ने भी भुगता। इसी तरह दूसरे पुलिस वाले भी गोलियों का शिकार बन रहे थे। बिकरू गांव में आकर विकास दुबे को चैलेंज करना 3 थानों की पुलिस और 30 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ा। उस रात विकास दुबे गैंग की ताकत के आगे पुलिस ने मैदान छोड़ दिया। बिकरू गोलीकांड में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। शायद ये पहला मौका था जब एक इलाकाई गैंगस्टर के आगे पुलिस ने सरेंडर कर दिया हो। गैंगस्टर और उसके गुर्गों की गोलियों का वर्दी वालों के पास कोई जवाब नहीं था। गैंगस्टर के गुर्गे ऐसे थे जो अपने आका के एक इशारे पर जान देने और लेने में यकीन रखते थे। उसके शौक अजीब थे। वो हर गुनाह का जश्न मनाता। बम्बईया फिल्मों के डॉन की तरह जिंदगी को जीता। अपने गुर्गों की मौज मस्ती का पूरा ख्याल रखता था विकास दुबे। बिकरू गांव में जब जश्न मनाया जाता तो डीजे की धुन पर ऐसे गाने बजते जिनमें चेतावनी होती। मौज मस्ती का यही तिलिस्म और बेहिसाब दौलत बटोरने का डोज देकर विकास दुबे अपने गैंग को बढ़ाता गया। अब देखिए हमारा तीसरा एपिसोड, गुर्गे डू और डाई। 29 जून 2020 बिकरू गांव कानपुर। अपनी गैंग के हर मेंबर को यह यकीन दिलाने की ट्रिक कि उसके साथ जिंदगी रंगीन रहेगी, जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। हाईटेक हथियार, लग्जरी गाड़ियां और बेशुमार दौलत, इसके सिवा क्या चाहिए था? इनसे ही तो सब होता आया। इसीलिए विकास दुबे की गैंग का हर गुर्गा उसके लिए जान देने तक को तैयार रहता, जैसे अमर दुबे ने किया। अमर दुबे 2 जुलाई की रात उसके साथ साए की तरह था। बिकरू गांव में हत्याकांड से लेकर फरीदाबाद तक ऐसे गुर्गे जो विकास के लिए जान की बाजी लगाते थे, उनकी कोई कमी नहीं थी। गैंगस्टर विकास दुबे के राइट हैंड का एनकाउंटर हो गया। हम आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर आई है। यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया। विष्णुपाल सिंह, राम नरेश नागर, मनोज, इंद्रजीत, संतोष कुमार, रणबीर उर्फ पवन, लाला राम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, सत्यम, नाहर सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह, अमर दुबे, हीरू तिवारी, बाल गोविंद उर्फ बड़े, गुड्डन त्रिवेदी। गुड्डन त्रिवेदी की पहुंच कहां तक थी, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। कभी सूबे के मुखिया रहे समाजवादी नेता गुड्डन के साथ हाथ मिलाकर खिलखिला रहे थे। गुड्डन दांत निपोर रहा था। सत्ता के गलियारे में विकास की पैठ बनाने वाले ऐसे कई नामचीन चेहरे बेनकाब हुए। कानपुर के ब्रह्मनगर में बहुत बड़ा नाम मिला, जो 8 साल पहले 4000 की नौकरी करता था। ब्रह्मनगर, कानपुर। कानपुर की प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने वाला एक लड़का महज 8 साल में हजारों करोड़ का खेल खेलने लगा, वो भी विकास दुबे की बदौलत। विकास ने स्थानीय विधायक से मुलाकात कराई थी, फिर उसने ठेकेदारी शुरू की। ठेके के बाद ब्याज का धंधा। दौलत इतनी कि जय वाजपेयी सोने से लदा रहता था। उंगलियों में, कलाई में, गले में सोना ही सोना पहनने वाला जय वाजपेयी विकास दुबे का खजांची निकला। शक ये भी है
कि पुलिस महकमे में विकास दुबे का जलवा जलाल जय वाजपेयी के जिम्मे था। बड़े से बड़े अधिकारी की जेब भरकर जय वाजपेयी विकास के सारे काम चुटकियों में करवा रहा था। चौबेपुर का तो पूरा थाना ही विकास दुबे की जेब में था। यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसकी नौकरी बजा रहे थे। ये चीज़ें जब तहकीकात होगी तो उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। नाम विनय तिवारी, ओहदा थानाध्यक्ष, चौबेपुर कानपुर। पहचान विकास दुबे का मोहरा। नाम अनंत देव तिवारी, ओहदा डीआईजी स्पेशल टास्क फोर्स। पहचान विनय तिवारी का संरक्षक। ये बेनकाब हो चुके, एक की वर्दी उतर चुकी, एक का तबादला हो चुका, जांच के घेरे में दर्जनों हैं। ऐसे सरपरस्तों के दम पर विकास दुबे ने बिकरू से बुर्ज खलीफा तक साम्राज्य कायम कर लिया। अय्याशी के लिए थाईलैंड चुना और जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनने के लिए दुबई को चुना। वो दुबई जहां अंडरवर्ल्ड डॉन पनाह लेते हैं। उसी अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध देखने विकास कई बार दुबई गया। साल में विकास दुबे ने 15 देशों का सफर किया। दुबई और थाईलैंड उसके पसंदीदा ठिकाने थे। विकास दुबे दुबई के बुर्ज खलीफा में अपनी धाक जमाना चाहता था। कानपुर के गैंगस्टर का यह अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बड़े से बड़े डॉन को मात देने वाला था। अब देखिए हमारा चौथा एपिसोड, खौफ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। सॉलिड था। मुंबई पुलिस की गाड़ियों के सायरन बज उठे। 2 वांटेड की तलाश में एटीएस टीम निकली। एटीएस में तैनात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को मुखबिरों से बड़ी जानकारी मिली थी। मुंबई के स्वरा थाना क्षेत्र में 2 गैंगस्टर घूम रहे थे। दया नायक और टीम ने इन्हें दबोचा तो तंग रह गए। दोनों विकास दुबे की गैंग के खूंखार गुर्गे निकले, गुड्डन त्रिवेदी और सोनू पंडित। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ का एनकाउंटर हुआ और कुछ अब भी फरार है, क्योंकि चौबेपुर के गैंगस्टर की गैंग बड़ी है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जिसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं। चौबेपुर का डॉन यूं ही दुबई की सैर करने नहीं जाता था। दुबई ही नहीं, थाईलैंड के बैंकॉक, मलेशिया के कुआलालंपुर, ब्रिटेन के लंदन, स्विट्जरलैंड के बर्न जैसे 15 शहरों में विकास 3 साल के भीतर घूम आया। लेकिन विकास दुबे को दुबई ही सबसे ज्यादा रास आया। दुबई की ऊंची इमारतें, दुबई के बदनाम डॉन उसकी पसंद थे। बुर्ज खलीफा तक धाक जमाने का पंडित का इरादा था। उसने दौलत भी जुटा रखी थी। कानपुर के ब्रह्मनगर में 6 मकान, कानपुर के आर्यनगर में 1 अपार्टमेंट में 8 फ्लैट, कानपुर के पनकी में 1 ड्यूप्लेक्स कोठी, कानपुर में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस। कोई मकान 20 करोड़ तो कोई 23 करोड़। प्रवर्तन निदेशालय 5200 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब लगा पा रहा है। बिकरू गांव में ही सैकड़ों बीघे जमीन, चौबेपुर का किले नुमा घर जो अब जमींदोज है, वहां भी करोड़ों की संपत्ति है। ये विकास दुबे के रसूख की छोटी सी झलक भर है। उसके गुर्गे ही करोड़ों में खेलते थे। नोटबंदी के दौरान विकास दुबे ने मोटा माल बनाया, कई रईसों का माल ठिकाने लगाया। जब देश में 1-1 रुपए के लिए लोग बैंकों की लाइन में लगे थे, तब विकास दुबे ने 7 करोड़ का सिर्फ सूद वसूला। जय वाजपेयी जैसा खजांची इस रकम में भी कमीशन खाता रहा। विकास दुबे 2% ब्याज पर पैसा देता, जय वाजपेयी उसे 5% पर कर्जदाताओं को आगे बढ़ाता। दौलत जब इतनी हुई कि संभाले न संभली, तब विकास विदेश की सैर करने लगा। दुबई और थाईलैंड में उसने पैसा इन्वेस्ट किया, पेंट हाउस खरीदे, बेटे को लंदन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजा। विकास दुबे का वो बेटा जब घर लौटा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। घर वालों से मिलने पर भी पहरा है। मेरी मम्मा के बारे में तो बताइए।
प्लीज़ मुझे मेरे घर वालों से अंदर मिला दीजिए। अंदर है वो लोग, मेरी दादी है, मेरे सब घर वाले, प्लीज़ मुझे उनसे मिला दीजिए। गुनाह से कमाई दौलत नहीं रही, गुनहगार विकास नहीं रहा, लेकिन उसके लिए इंतकाम लेने की सौगंध उठाने वाली भाभी जी अब भी सीन में मौजूद हैं। वो भाभी जी जो चौबेपुर गैंग की लेडी डॉन से कम नहीं। विकास दुबे गैंग का जो गुर्गा मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा, वो गुड्डन त्रिवेदी ट्रक से भागकर पहले दतिया पहुंचा, दतिया से नासिक और नासिक में ट्रक बदलकर पुणे होते हुए ठाणे पहुंचा। विकास दुबे के गैंग का हर गुर्गा इतना ही शातिर है, सबके सब ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे। विकास दुबे की हमसफर ऋचा निगम भी उतनी ही शातिर और दुस्साहसी है। सोनू निगम से ऋचा निगम तक भाभी जी का सफर सनसनीखेज है। पूरी कहानी देखिए हमारे अगले एपिसोड भाभी जी द फैमिली मैन में। ये लव स्टोरी बंदूक की जोर पर परवान चढ़ी, वरना कहां सोनू और कहां पंडित विकास दुबे। सोनू के पापा एयरफोर्स में थे, वो कानपुर के शास्त्री नगर में सबसे होनहार स्टूडेंट थी। विकास दुबे गांव के किसान का बेटा था। कानपुर में बुआ के घर विकास पढ़ने आया था। सोनू को पहली बार देखते ही विकास ने उसे पसंद कर लिया। फिर विकास ने सोनू के भाई ज्ञानेंद्र निगम उर्फ राजू से दोस्ती गांठी। दोनों साथ मिलकर कारोबार करने लगे। ऐसे में विकास को सोनू के घर में एंट्री मिल गई और यहीं से सोनू की जिंदगी बदल गई। सोनू उर्फ ऋचा निगम सबसे छिपकर विकास दुबे से मिलने लगी। दोनों मोहब्बत को रिश्तेदारी में बदलने पर राजी थे, लेकिन सोनू के घर वाले दूसरी जाति में शादी के खिलाफ थे। फिर क्या था, ससुराल वालों के सामने बंदूक लहराकर विकास ने सोनू को घर से उठा लिया। शादी के पहले मतलब विकास से स्कूल के टाइम दोस्ती थी, तो घर आना जाना था एक दोस्ती में बचपन में। तो इनकी बहन से विकास दुबे ने लव मैरिज की थी। साल 1997 में विकास दुबे और ऋचा निगम का प्रेम विवाह कानपुर के शास्त्री नगर में सुर्खियां बन गया। परिवार बसा तो विकास दुबे ने अपराध के साथ साथ अपने बचने के रास्ते भी तलाशने शुरू कर दिए। पहले बिकरू का प्रधान, फिर जिला पंचायत सदस्य और फिर बड़ा नेता बनने का दम विकास दुबे कचहरी में बैठकर भी भरने लगा। तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ। विकास दुबे की हरकतों से ऐसा भी नहीं कि ऋचा को चिढ़ नहीं हुई। एक बार वो इससे पीछा छुड़ाकर मायके लौट गई थी, हालांकि ये कोशिश भी बेकार साबित हुई। विकास दुबे फिर ससुराल जा धमका, सबको धमकाया और ऋचा को वापस लेकर आया। भाई राजू खुल्लर इस वाकये से इतना डरे कि अपने पुश्तैनी शहर शहडोल भाग गए। दोबारा ऋचा विकास की दुनिया में लौटी तो उसके हर गुनाह की राजदार बन गई। राजदार ही नहीं, चौबेपुर की गैंग की लेडी डॉन बन गई। भाई को भूल गई, मायके में किसी से मिली तक नहीं। ऋचा अपनी मां की मौत पर आखिरी बार मायके गई थी, वो साल 2009 था। अब विकास और ऋचा के 2 बेटे थे। विकास को हत्या के आरोप में जेल हुई तो ऋचा ने विकास के परिवार में मां, पिता, बहनों की देखभाल की, गैंग को टूटने नहीं दिया। मगर बेटे विकास की कारस्तानियों से उसके परिजन हमेशा डरे रहते। जेल से छूटने के बाद विकास जब बिकरू लौटा तब पिता राम कुमार दुबे ने उससे एक वादा लिया। वादा ये कि सबको छोड़कर वो सिर्फ उनकी सेवा करेगा। हमारा कहा अगर वो मानता तो आज इस दशा को क्यों प्राप्त होता। आपने मना किया जब वो उसने अपने ही को सर्वे सर्वमया। विकास ने ये वादा भी तोड़ दिया।
उसने किसी जुर्म को कभी नहीं छोड़ा। बिकरू हत्याकांड अंजाम देकर वो मोस्ट वांटेड बना और अब चौबेपुर गैंग की भाभी जी बदले का ऐलान कर रही हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी ने बंदूक उठाने की धमकी दी। यह एक गैंगस्टर के साथ शादीशुदा जिंदगी के बिताए 24 साल का ही असर था। कहना बेमानी भी नहीं होगा क्योंकि विकास दुबे ने बहुत कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। विकास और जुर्म का यह रिश्ता शुरू हुआ था एक ऐसी घटना के साथ जिसका वास्ता उसके परिवार से था। पूरी कहानी साम्राज्य किंगडम ऑफ कानपुर में आपके सामने आएगी। बिकरू में 2 और 3 जुलाई 2020 की घटना, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जो घायल हुए, जिनके हथियार बदमाशों के द्वारा छीन लिए गए हैं। वो साल 1990 था। महज 17 साल उम्र थी विकास दुबे की। पिता किसान थे। पड़ोस के गांव नवादा के एक किसान ने विकास दुबे के पिता का अपमान कर दिया। फिर क्या था, इसी घटना के बाद विकास के अंदर सोया अपराधी जाग उठा। उसने पिता का अपमान करने वाले किसान की खूब पिटाई कर दी। तीन साल बाद 1994 में डकैती कांड में विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के शिवली थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। सिर्फ 21 बरस की उम्र तक इलाके में विकास का नाम हो चुका था। उसकी पहचान थी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ों की हनक कम करने वाला नौजवान। इसलिए जब जब विकास के अपराध की सूचना थाने पहुंचती, उससे पहले नेताओं के फोन थानों में घनघनाने लगते। इसी राजनीतिक संरक्षण ने विकास को बेखौफ बना दिया। साल 2000 में कानपुर वाले विकास दुबे ने इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। ये विकास दुबे का पहला मर्डर था। इसके बाद विकास दुबे को खून करने का चस्का लग गया। साल 2001 में विकास दुबे ने शिवली थाने में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या की। इस वारदात के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में तत्कालीन डीजीपी ने विकास दुबे के एनकाउंटर को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन राजनीतिक आकाओं और वर्दी वालों के संरक्षण से विकास का बाल बांका तक नहीं हुआ। उल्टे इलाके में विकास दुबे की हनक बढ़ती चली गई। वो शिवली क्षेत्र की जमीनों और बाजार की वसूली के धंधे में पूरी तरह उतर गया। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास दुबे को जिला पंचायत सदस्य चुन लिया गया। आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार की प्रधानी कायम हो गई। इसके बावजूद उसके खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। विकास दुबे के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। 2017 में विकास को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इलाके में विकास दुबे के गैंग को गैंग्स ऑफ चौबेपुर कहा जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में विकास दुबे गैंग को D124 के नाम से दर्ज किया गया है, जिसमें 11 शातिर अपराधी थे। ये 11 शातिर खादीधारी हो या खाकीधारी, किसी की भी जान लेने से नहीं चूकते थे। ये 11 गैंग्स मेंबर 30 से 40 साल की उम्र के थे, जो आसपास के गांवों के नौजवान थे। इन गांवों में तकीपुर और काशीराम नेवादा शामिल हैं।
विकास के बुलावे पर यह गैंग 5 से 7 मिनट के अंदर हाजिर हो जाता था और उसके एक इशारे पर किसी का काम तमाम कर देता था। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज D124 गैंग का खौफ इस कदर था कि जुर्म का कोई भी गवाह तक नहीं मिलता। ये गैंग्स ऑफ विकास दुबे का ही दबदबा था कि राज्य मंत्री की थाने में हत्या के वक्त 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे, बावजूद इसके कोई गवाह नहीं मिला। साल तक संगीन अपराधों को अंजाम देने के बावजूद विकास दुबे कैसे बचता रहा? क्या सिर्फ राजनीतिक रसूख और पुलिस से सांठगांठ की बदौलत ही ये हुआ? बेशक पुलिस से सांठगांठ और राजनीतिक रसूख ने उसकी मदद की, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी ताकतें थीं जिनकी वजह से विकास दुबे ने मान लिया था कि उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पूरी पहेली देखिए दुबे का शोभन मिस्ट्री अनसॉल्व में। कानपुर का लंगड़ा विकास इत्तेफाकन उज्जैन के महाकाल मंदिर नहीं पहुंचा था। उसकी मां के मुताबिक वो हर साल महाकाल के दर्शन के लिए जाता था। इसलिए ऐसे वक्त जब देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस 5 राज्यों में 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के बाद विकास दुबे के लिए खाक छान रही थी, तो विकास दुबे का महाकाल के दर पर मिलना इत्तेफाक नहीं था। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। ठहरिए, एक सच ऐसा भी है जिसे आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विकास दुबे के पास हमेशा दुर्गा कवच रहता था। विकास दुबे ने अपने दाएं हाथ का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाकर विकास दुबे ने दाएं हाथ में दुर्गा कवच डलवाया था। दुर्गा कवच को दाएं हाथ में फिक्स करवाने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे बेधड़क मौत का तांडव करता रहा। लेकिन सवाल है कि आखिर विकास के पास ये दुर्गा कवच आया कहां से? गैंगस्टर विकास दुबे के दुर्गा कवच की कहानी शुरू होती है 2001 से। दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद गैंगस्टर को मौत का डर सताने लगा था। वो अकाल मृत्यु से डरने लगा था। कहते हैं कि इसी के बाद किसी के कहने पर विकास दुबे ने शोभन सरकार से संपर्क किया। ये वही शोभन सरकार हैं जिन्होंने 2013 में उन्नाव के गांव डोंडिया खेड़ा में सोने के भंडार होने की भविष्यवाणी की थी। तब इस सपने की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। डोंडिया खेड़ा मीडिया अट्रैक्शन का केंद्र बन गया था। शोभन सरकार का जन्म शिवली के पास ही एक गांव में हुआ था। शिवली वही इलाका है जहां गैंगस्टर विकास दुबे की सल्तनत चलती थी। कहते हैं कि साल 2003 में गैंगस्टर विकास दुबे ने शोभन सरकार को अपने डर के बारे में बताया। गुरु ने विकास दुबे को जीवन रक्षक दुर्गा कवच दिया। इसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे शोभन सरकार का परम भक्त बन गया। विकास की देखा देखी उसके गिरोह के कई लोगों ने यह कवच लिया। कवच पहनने के बाद विकास का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंच गया। 2003 में जैसे ही विकास ने इस कवच को अपने शरीर में डलवाया, उसके बाद से ही उसके मन से मौत का खौफ खत्म हो गया। गैंगस्टर के करीबी भी बताते हैं कि दुर्गा कवच पहनने के बाद विकास दुबे अपराध की दुनिया में काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौर में विकास दुबे शिव भक्त भी बना। उसने अपने घर के पास एक शिव मंदिर बनवाया। हर दिन विकास पूजा पाठ में वक्त भी देता था। ऐसा कहते हैं कि गैंगस्टर को लगता था कि दुर्गा कवच के साथ साथ अगर शिव पूजा भी की जाए तो मौत
टल जाती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिस मां दुर्गा के कवच और महादेव के भरोसे वो मौत को मात देने की ताक में था, वो बेकार हो गया। उज्जैन के महाकाल की चौखट पर ही उसके पाप का घड़ा फूटा और उसकी मृत्यु का काउंटडाउन शुरू हो गया। सबसे सनसनीखेज अपराध को अंजाम देने के बाद विकास दुबे अपनी मौत के खौफ के साए में जी रहा था। उसने अपनी मौत को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिले से जिले तक भागता रहा, फिर सूबे बदले, मौत टालने वाले महाकाल के मंदिर में माथा टेका। लेकिन मौत चौबेपुर के गैंगस्टर को एक बार फिर खींचकर बिकरू गांव के पास ले आई और यह बन गया ऑपरेशन यमराज, दी एंड। बहुत बड़ी खबर को लेकर गैंगस्टर विकास दुबे के राइट हैंड का एनकाउंटर हो गया। हम आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर आई है। यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया। इटावा में मोस्ट वांटेड रणवीर उर्फ बहुवन मारा गया है। जिस गैंगस्टर के मन से मौत का खौफ गायब था, अचानक ऐसी खबरें उसे डराने लगी। मौत से वो भागने लगा। एक एक कर गुर्गों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर ने चौबेपुर के विकास दुबे को तोड़ डाला। वो मौत से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन इन हालातों में भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो तब तक भागा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये यकीन विकास को दिया था दिल्ली के कुछ वकीलों ने। मगर वो कहानी बाद में। पहले विकास ने बिकरू गांव में जो खूनी खेल खेला, उसकी कुछ अनसुनी बातें जाननी जरूरी है। 2 जुलाई रात 8 बजे बिकरू गांव, कानपुर। विकास दुबे के भतीजे हीरू दुबे के पास करीब 8 बजे चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी का फोन आता है। कांस्टेबल राजीव चौधरी पुलिस दबिश की पूरी प्लानिंग हीरू को बताता है, फोर्स की डिटेल देता है, पुलिस वालों के हथियारों की डिटेल बताई जाती है। ये बात विकास को पता चली तो उसने चौबेपुर थाने के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को फोन लगाया। विकास दुबे ने अपने हमदर्द को हड़काया और कहा कि बिकरू गांव में जो भी आएगा वो लौट कर नहीं जाएगा। विनय तिवारी ने अपनी मजबूरी बताई। मामला सीओ लेवल का था। सीओ थे देवेंद्र मिश्रा, जिनसे विकास खार खाए बैठा था। विकास को उसके मुखबिर पुलिस वालों ने ये यकीन दिला दिया कि देवेंद्र मिश्रा ने उसके एनकाउंटर की सुपारी ले रखी। यही विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा का अंजाम तय कर, लेकिन हत्याकांड इतना बड़ा होगा इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। फायरिंग शुरू होते ही विकास का प्लान फेल कर गया। विकास के शूटर अमर दुबे और उसके भतीजे अतुल दुबे के सिर पर पागलपन सवार था। दोनों ने ऑटोमेटिक मशीन गन से पुलिस पर गोलियों की बौछार कर दी। विकास दुबे के भांजे शिवम तिवारी की लाइसेंसी सेमी ऑटोमेटिक राइफल से सबसे ज्यादा गोलियां चली। विकास दुबे के मामा के घर की छत से दोनों ने लाशें बिछा दी। विकास दुबे अपनी छत पर खड़ा होकर रिपीटर से फायर कर रहा था। शूट आउट खत्म हुआ तो विकास ने 8 शव देखे। सबके चेहरे फक पड़ गए। अब सबूत मिटाने की साजिश शुरू हुई। शवों को जलाने के लिए डीजल का जुगाड़ किया गया। उधर वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। पुलिस के आने से पहले विकास ने सबको भगाया और खुद भी भाग निकला, गांव से पैदल ही। साथ में अतुल, अमर दुबे दोनों थे। दोनों शिवली में एक करीबी के घर 2 दिन तक छिपे रहे। तीसरी सुबह 4 बजे विकास शिवली से भागा। शिवली से हुंडई कार लेकर निकले तीनों नोएडा पहुंचे। नोएडा से विकास दिल्ली गया, नामी वकीलों से मिला, सरेंडर का प्लान डिस्कस हुआ। 50,000 पेशगी वकीलों ने मांगी। उज्जैन में सरेंडर करना तय हुआ। तसल्ली के बाद विकास दुबे फरीदाबाद में प्रभात मिश्रा के घर पहुंचा।
वकीलों से दूसरी मुलाकात अभी बाकी थी, फाइनल बात बाकी थी। लेकिन यहीं फरीदाबाद के होटल में छिपने की तस्वीर न्यूज चैनलों पर सामने आ गई। अब विकास ने अतुल और अमर को अलग कर दिया और खुद भाग निकला। संदीप पाल के नाम से विकास ने पहले दिल्ली से जयपुर का टिकट करवाया, फिर जयपुर से झालावाड़ गया और वहां से उज्जैन। उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ने तक विकास अपने हर मंसूबे में कामयाब रहा। उसको लगा कि अब वो जो करेगा कम से कम उसकी जान बच जाएगी। यहीं उसे गलतफहमी हो गई। महाकाल के दरबार में आकर उसने मौत टालने की कोशिश की, लेकिन उसके संगीन गुनाहों के बाद महाकाल ने विकास की किस्मत मुकर्रर कर दी। उज्जैन से कानपुर की तरफ फर्राटा भरती कारों और उसमें हंसते हुए दिखने वाले गैंगस्टर को अंदाजा तक नहीं था कि उसका फुल एंड फाइनल हिसाब हो चुका है। उसे मौत का पर्चा उसी धरती पर थमाया जाने वाला है जहां उसने न जाने कितने लोगों की मौत का हिसाब किया था।